मैं एमसी शर्मा अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी 99 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो एसएससी के एग्जाम में हाल ही में बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखना, इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक का नाम है आपका बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। ना हाल ही में भारत सरकार ने आईपीसी आईपीसी की अगर हम बात करें, इंडियन पेनल कोड, जो धरना अंग्रेजों के काल में लागू किया हुआ था, उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया और नई जो एक तरीके से जोड़ी गई है बीएनएस जोड़ी गई है, भारतीय न्याय संहिता। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले ध्यान, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि हर नए वीडियो की जो सूचना है वो आपको लगातार जो है वो प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विशेष रूप से एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखेंगे और भारतीय न्याय संहिता जो लागू की गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, शुरुआत करते हैं कहानी। सबसे पहले लागू होने की तिथि, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये मान के चलो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तुम लोगों को मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को तो अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लेना कि लागू कब हुआ। ध्यान रखना, बीएनएस बीएनएस की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में लागू हुआ है आपका 1 जुलाई। ये तारीख दिमाग में डाल लीजिए, 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में इसको लागू करने का कार्य जो है वो किया गया है। तो ध्यान, बीएनएस की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में कब लागू, 1 जुलाई 2024 को लागू। ये ध्यान, ये है नया आपराधिक कानून है, नया आपराधिक कानून है। पहले ध्यान देना, इसकी जगह अगर हम बात करें तो क्या चलता था, आपका आईपीसी चलता था, इंडियन पेनल कोड जो है वो चलता था। उसकी जगह ये 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको माइंड में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आपके सामने निकल के आ रहा है, किसे रिप्लेस किया है, किसकी जगह इसको शामिल किया गया है। तो ध्यान, मैंने अभी आपको बताया था कि बीएनएस जो है ना, बीएनएस जो है वो आईपीसी इंडियन पेनल कोड की जगह है ना 1860 के अंतर्गत ये जो था वो बनाया गया था और इसको लागू किया गया था। आपने नाम सुना होगा लॉर्ड मेकाले का। लॉर्ड मेकाले जो विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके अध्यक्षता में जो सिफारिश की गई उसके आधार पर इसको लागू करने का जो कार्य था वो किया गया था। ध्यान देना, ये एक औपनिवेशिक कानून था, मतलब हमारे देश के ऊपर जिन अंग्रेजों का कंट्रोल था उनके द्वारा पारित किया गया कानून था। तो ये एक प्रकार का, ये कह सकते हैं कि हमारी गुलामी के प्रतीक के रूप में ये आपको नजर आ रहा था। तो भारत सरकार ने हाल ही में आईपीसी की जगह, ध्यान देना, इसको भारत जो आपकी न्याय संहिता है इसको शामिल करने का कार्य किया है। तो रिप्लेस की बात करेंगे तो किसको, आईपीसी, कब 1860 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसको लागू करने का जो कार्य था वो किया गया था। आगे देखो, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा कुल धाराएं, कि इसमें कुल कितनी धाराएं, उसमें कितनी थी, 511 थी। ध्यान रखना, उसमें कुल कितनी थी, 511। आईपीसी की अगर हम बात करें, इंडियन पेनल कोड की बात करें तो उसके अंदर टोटल 511 धाराएं थी। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना 358 धाराएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट मैंने तुम लोगों को बताया ना लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 2024, उतना ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले भारत न्याय संहिता के अंदर कुल कितनी धाराएं हैं तो 358 है, यानी कि कई धाराओं को यहाँ पर हटाया गया है। धाराओं की संख्या जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ध्यान रखना, आईपीसी में कितनी थी, 511 थी। तो दोनों ध्यान रखना, आईपीसी में कितनी थी, 511 थी। अब वर्तमान में कितनी धाराएं हैं, 358 है। ध्यान रखना, एडिक्विटी और टीसीएस द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें इस टॉपिक को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो आप इस टॉपिक को हल्के में ना लें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना, फिर देखिए आगे चलते हैं। देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको ये चीजें बता रहा हूँ, कौन कौन सी चीज है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। लागू होने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। अगला देखो, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों लागू किया, जब ऑलरेडी पहले से ही कानून था तो इसको लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो है ना, औपनिवेशिक कानून को समाप्त करना। अरे गुलामी का प्रतीक था,
कौन था? आईपीसी की बात करें तो गुलामी का प्रतीक था, अंग्रेजों द्वारा लागू किया हुआ था। तो ध्यान देना, उसको समाप्त करना पहला ऑब्जेक्टिव था। त्वरित न्याय प्रदान करना, तीव्र गति से न्याय। ध्यान देना, इंडिया की न्यायिक व्यवस्था इतनी खराब है कि ध्यान देना, कोई डिसीजन आने में कई वर्षों का टाइम लग जाता है। कई ऐसे घिसे पिटे कानून है जो बहुत पहले बनाए हुए थे और आज भी वो लागू थे। तो त्वरित तेज गति से ध्यान कानून प्रदान करना उद्देश्य था। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाल ही में अगर आप मोबाइल में देखो, टीवी में देखो, हर जगह ध्यान महिलाओं के ऊपर और बच्चों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। तो स्पेशल रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार सा जो कानून थे वो जोड़ने बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो ध्यान, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी स्पेशल रूप से इसको जोड़ा गया। तो एक तो औपनिवेशिक कानून को क्या करना, खत्म करना। सेकंड बात है तो तेज गति से लोगों को क्या न्याय प्रदान करना, त्वरित न्याय प्रदान करना। और थर्ड इसके अंदर है महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा। तो ध्यान रखना, ये कुछ विशेष उद्देश्य जो है वो इसमें शामिल करने का कार्य जो है वो किया गया। फिर आगे देखो, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, नए प्रावधान क्या है? तो ध्यान रखना, राजद्रोह का जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह ध्यान देना, आतंकवाद, धारा 113, धारा 113 ध्यान देना ये जोड़ी गई है। मतलब आतंकवाद जो शब्द है वो जोड़ा गया है। और आतंकवादी गतिविधि के अंदर अगर कोई भी इंसान पाया जाता है तो ध्यान रखना, उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है और आपका आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। कारावास की जो सजा है वो भी दी जा सकती है। मृत्यु दंड व आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। आतंकवाद धारा ध्यान रखना 113 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा आपसे पूछ सकता है कि कौन सी धारा के तहत, तो अनुच्छेद या सॉरी अनुच्छेद नहीं आता, इसको धारा बोलते हैं। तो धारा कौन सी 113 है। इसके अलावा मोब लिंचिंग, मोब लिंचिंग समझ गए क्या? लोगों द्वारा समूह बनाकर किसी को पीटा गया, किसी को मारा गया, तो वो मोब लिंचिंग के अंतर्गत आता है। इसको भी अपराध बनाया गया है। संगठित अपराध, कोई प्लानिंग बनाकर लोगों द्वारा अंजाम दिया गया जो कार्य है वो भी धन अपराध की श्रेणी में आएगा। तो संगठित अपराध को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट देखो किस किस चीजों को नए नए प्रावधानों में, एक तो आतंकवाद सबसे इंपॉर्टेंट है, धारा याद कर लेना 113 है। दूसरा क्या है? मोब लिंचिंग, लोगों द्वारा समूह बनाकर किसी इंसान को पीट कर मार देना, धना मोब लिंचिंग आ गया। संगठित अपराध, लोगों द्वारा प्लानिंग बनाकर कोई अपराध करने का जो कार्य है वो किया जाता है, वो इसके अंतर्गत आपका शामिल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट नए प्रावधान जो है, नए जो प्रोविजनल्स है वो क्या क्या जोड़े गए हैं ध्यान देना। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जोड़ा गया जो बहुत ज्यादा होती है। एक तो है ना स्नेचिंग, अलग अलग अपराध में जो चेन स्नेचिंग होती है या कई प्रकार की जो घटनाओं को अंजाम दिया जाता है वो इसमें शामिल किया गया है नए प्रावधानों में। एक हिट एंड रन, बहुत सारे लोग होते हैं ना सड़कों पर, जो लोग चल रहे हैं उनको ठोक के चले जाते हैं। और ध्यान रखना, ये अपराध जो है अब इसको थोड़ा सख्त बनाने का कार्य किया गया है कि हिट एंड रन जो वो सख्त सजा जो वो दी जाएगी। पहले आसानी से व्यक्ति जो वो छूट जाता था, तो यहाँ पर थोड़ा कठोर कानून बनाया गया है। जो स्नेचिंग है, चेन वगैरह जो खींची जाती है, क्योंकि ध्यान रखना गोल्ड के भाव आपको पता है, सिल्वर के जो भाव है उनकी कीमतें आप लोगों को पता है। तो इसी स्थिति के अंतर्गत इस प्रकार के अपराध बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तो सरकार ने इन चीजों को ध्यान रखा है तथा ये कुछ नए प्रावधान जो है वो जोड़े गए हैं। ठीक है, तो स्नेचिंग वाला और हिट एंड रन सख्त कानून के रूप में जोड़ा गया है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। फिर देखिए आगे अगर हम बात करें क्या हटाया गया है, सेडिशन यानी कि किस चीज को इसमें हटाया गया है, तो ध्यान रखना आतंकवाद शब्द तो जोड़ दिया गया है, लेकिन राजद्रोह जो शब्द है जिसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होता था उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, हटाया गया है। तो आईपीसी की धारा 124A, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड जो था उसकी धारा 124A को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसकी जगह नया प्रावधान किया गया कि संप्रभुता के विरुद्ध अगर कोई कृत्य करता है, देश की संप्रभुता के विरुद्ध अगर कोई कृत्य करता है, हमारे देश को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ जो वो सरकार क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। तो राजद्रोह यानी कि 124A को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जिसके अलावा नया प्रावधान जो उसमें संप्रभुता के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो वो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो हटाया गया
क्या, राजद्रोह वाला, ठीक है। और जोड़ दिया गया क्या, संप्रभुता के विरुद्ध कृत्य जो है वो जोड़ने का कार्य किया गया है। फिर देखिए महिलाओं से संबंधित, देखो इस जो आपकी नई जो कानून संहिता बनाई गई है, भारतीय न्याय संहिता बनाई, इसमें महिलाओं से संबंधित विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। गैंग रेप, आप आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हो, कुछ लोगों द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक रूप से रेप किया गया। तो ये घटनाएं जो है इनको रोकने के लिए सरकार ने महिलाओं से संबंधित कुछ विशेष स्पेशल प्रावधान किए हैं। उनमें से ध्यान रखना, गैंग रेप पर कठोर सजा का जो प्रावधान है वो किया गया है। नाबालिग से अगर कोई दुष्कर्म करता है, नाबालिग से अगर कोई क्या करता है, दुष्कर्म करता है, तो मृत्यु दंड तक सजा। और होना चाहिए, ध्यान देना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस प्रकार की रेप की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं तो उनके लिए मृत्यु दंड के अलावा और कोई सजा होनी भी नहीं चाहिए, ध्यान देना। हाँ, अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसके लिए भी कठोर दंड होना चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई अपराध कर रहा है तो उसके लिए मृत्यु दंड के अलावा और कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। तो महिलाओं से संबंधित है तो गैंग रेप को कठोर कानून के रूप में तब्दील किया गया है। एक नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म किया जाता है उसे मृत्यु दंड के रूप में यहां पर शामिल करने का कार्य किया गया है। इसके बाद देखो बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान जो है वो जोड़े गए हैं। तो बच्चों की सुरक्षा से संबंधित बात करें तो बाल तस्करी, बाल तस्करी को अपराध बना दिया गया। भाई बच्चों को खरीदने और बेचने का जो कार्य होता है ना, इंडिया में गरीबी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लोग खरीदने और बेचने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो बाल तस्करी एक बड़ा अपराध है। हालांकि आर्टिकल अगर हम बात करें 23 के तहत अपराध घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इंडिया में ये अपराध हो रहा है। तो ध्यान रखना, इसको अपराध जो है वो घोषित करने का कार्य जो है वो किया गया है, कठोर कानून बनाए गए इसके लिए। यौन शोषण पर भी कठोर दंड, ध्यान रखना, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर यौन शोषण के जो मामले बच्चों के साथ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कुकर्म जो है वो करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों को इस चीज का शिकार किया जा रहा है। तो उनके लिए भी कठोर प्रावधान, कठोर कानून की व्यवस्था जो है वो भारतीय जो न्याय संहिता जो बनाई गई है उसके अंदर प्रावधान किया गया है। तो बहुत अच्छा है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं का स्पेशल रूप से ध्यान जो रखा गया है, क्योंकि हाल ही में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में स्पष्ट रूप से है कि स्पेशल रूप से महिलाओं और बच्चों को बड़ा शिकार किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, सरकार ने अच्छा प्रावधान जो है वो किया है इसके अंतर्गत। फिर आगे देखो, आगे हम बात करें डिजिटल अपराध, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, ये डिजिटल अपराध आप देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर लगातार बढ़ रहा है। साइबर फ्रॉड, ध्यान रखना, आजकल अगर आपके पास कोई ओटीपी आती है, कोई लिंक आता है, सब डर जाते हैं, अरे क्या आ गया, किसी भी लिंक पर क्लिक किया पता नहीं क्या क्या होने लगता है, अकाउंट से पैसे गायब होने लगते हैं। तो साइबर अपराध को एक बड़ा अपराध के रूप में नाना घोषित किया गया। तो डिजिटल अपराध से संबंधित सरकार द्वारा प्रावधान किए गए। ऑनलाइन स्कीम, अगर ऑनलाइन कोई भी स्कीम वगैरह करता है तो उसके लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल को संभाल के रखना, जानना, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मान्य है, व्हाट्सएप चैटिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये सब ध्यान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। और आने वाले टाइम के अंदर ये प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में बड़े, हालांकि अभी भी है, लेकिन अब ध्यान सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि ये जो है वो साक्ष्य के रूप में क्या होंगे, मान्य होंगे। तो ध्यान रखना, कोई भी व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आप इन इलेक्ट्रॉनिक है जो प्रूफ वगैरह इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो साइबर फ्रॉड आपका ऑनलाइन जो गेमिंग है, स्कैम वगैरह है, उनसे संबंधित है। और इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य वगैरह है, आपने सुना होगा ड्रीम 11 पर कानून बनाया गया, आपको पता है, तुरंत ड्रीम 11 कंपनी ही क्या होगी, बंद होगी। तो वो एक प्रकार से क्या था, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोगों को बर्बाद करना था, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को क्या कर दिया गया है, मान्य जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान देना, कम्युनिटी सर्विस, यानी कि आम जनता से संबंधित क्या क्या नई चीजें जो है वो जोड़ी गई हैं। छोटे अपराध में जेल नहीं होगा, अच्छा काम किया है, ध्यान देना। कई बार क्या होता है, कोई लड़का छोटा सा अपराध करता है और उसे बड़ी सजा हो जाती है, यानी कि उसका खामियाजा उसे बड़े रूप में भुगतना पड़ता है। तो छोटे अपराधों में अब सजा जो है वो नहीं होगी। सामुदायिक सेवा लागू होगी,
समाज के लोगों द्वारा ये जो कार्य है समुदाय की या सामूहिक रूप से जो लोगों की सेवा आप कर सके, उससे संबंधित सरकार कुछ नए रूल कानून वगैरह लेने का कार्य जो है वो करेगी, ध्यान रखना। तो ये आपका आ गया 10 नंबर का पॉइंट आ गया। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में सबसे बड़ी जो चुनौती समझ में आई है, सामने आई है, उसके अंदर ध्यान रखना आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। ध्यान रखना नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इसमें। तो ध्यान रखना आतंक फंडिंग अपराध, आपने देखा होगा आतंकवादियों को कोई सहायता करता है, उनको पैसा देता है, तो अब वो ध्यान रखना अपराध होगा। अब वो क्या होगा, आपका अपराध होगा। और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है तो ध्यान रखना आपके अकाउंट से लेन देन किसको किया जा रहा है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। कहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति को तो फंडिंग नहीं कर रही है ना जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आतंक फंडिंग अपराध घोषित कर दिया गया। अलगाववाद, कुछ लोग ध्यान देश से अलग अलग होने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो भी एक अपराध की श्रेणी में है, ठीक है। तो आतंक फंडिंग अपराध है। और अलगाववाद, आपने देखा होगा ये पंजाब है, इधर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यान लोगों को उकसाते हैं कि इस देश से हमें क्या होना है, अलग होना है, एक अलग कंट्री, एक अलग देश होना है। अलगाववाद का मतलब है अलग होने की भावना जो है वो एक तरीके से बढ़ावा देना। तो ये ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर अगर हम बात करें तो परीक्षा हेतु इंपोर्टेंट, है ना, इंपोर्टेंट कौन कौन सी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। स्पेशल रूप से एसएससी के एग्जामों में हाल ही में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ध्यान, एक तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये लागू वाला कार्य। तो 1 जुलाई 2024 को ध्यान देना भारत न्याय संहिता लागू की गई है। सेकंड ध्यान देना धारा 113, इसको अच्छी तरीके से देख लो। धारा 113 में आतंकवाद जुड़ा दिया गया है। राजद्रोह वाला क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और आतंकवाद में ध्यान देना फांसी तक की सजा, फांसी व आजीवन कारावास की अगर हम बात करें तो सजा जो है उसका प्रावधान जो है वो किया गया है आपका, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान देना है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी से जुड़े हुए एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक है। फिर आगे हम और अंतिम रूप में बात करते हैं संभावित एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ध्यान देना जो आपको पूछ सकते हैं। बीएनएस वाला मैंने आपको बता दिया है। धाराएं जो है लागू करने वाला आ गया, धाराएं ध्यान देना 358 है। धाराएं कौन सी है, 358, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वो अगर पूछ ले आपसे आईपीसी वाला पूछ ले तब कितना रखोगे याद है, 511, ठीक है। तो जो मेन इनमें अंतर था, मेन जो पॉइंट थे जो एग्जामों के अंदर टारगेट किए जा रहे थे वो सभी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपके साथ लेके आऊं। तो ये ध्यान पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना ना भूलें, जिसके अंदर इनसे जुड़े हुए मैं इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आने वाली क्लास के अंतर्गत इसको हम देखेंगे। ध्यान रखना चैनल से जुड़े रहिए और मेरा साथ देते रहिए ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो वो लगातार निरंतर आपके घर से ही चलती रहे, ठीक है। मैं एनसी शर्मा इसी के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नए रोचक तथ्य के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।